हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं हूं आपकी लाली मैडम और मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए टर्म 2 परीक्षा के सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th हिंदी कोर्स बी सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आज हम करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि पेपर किस तरह से आने वाले हैं, कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि जो सामान्य निर्देश जो कि स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, अक्सर हम उनको स्किप कर देते हैं, अर्थात उनको देखते नहीं और पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ने लगते हैं। और जब सामान्य निर्देशों का पालन ना करें और हड़बड़ाहट में यदि प्रश्नों को जल्दबाजी में किया तो घर आके कुछ पछतावा होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से सामान्य निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि कितने खंड क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, कितने पूर्णांक का पेपर है, क्या पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो एक खंड में शामिल है, या फिर रचनात्मक लेखन जैसे अपना अनुच्छेद लेखन हुआ, पत्र लेखन हुआ, संदेश लेखन हुआ, विज्ञापन लेखन हुआ या लघु कथा लेखन, क्या इनको सेपरेट खंड में रखा गया है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। खंड का और खंड खा दो होंगे हमारे, जिसमें खंड का में पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक अर्थात स्पर्श और संचयन के प्रश्न शामिल होंगे। वहीं पर जो खंड खा है उसमें रचनात्मक प्रश्न शामिल होंगे। दोनों का वेटेज सेम ही है, खंड का भी 20 नंबर का है और खंड खा भी 20 नंबर का है। अब इस प्रश्न जो सॉल्यूशन है उसमें आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कितने नंबर के प्रश्नों के उत्तर को हमें कितने शब्दों में लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए। सिर्फ लाइन गिनकर या कोई भी जो बोलचाल की भाषा है या मौखिक भाषा जिसे हम कहते हैं, कोई से भी शब्द लिखेंगे और हमें 2 में से अंक प्राप्त हो जाएंगे, नहीं। लिखित भाषा और मौखिक भाषा अलग अलग होती है और लिखित भाषा को प्रामाणिक माना जाता है। इसलिए हमें लिखित भाषा में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है ताकि हम चेकर से पूर्ण नंबर जो हैं वो खींच सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम पेपर को कि किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखना है खंड का और खंड का खा में। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारा सेट जो कोर्स बी है उसका, और कोर्स बी का आपको कोड याद होना चाहिए 085 कोड। जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं परीक्षा हॉल की बात कर रही हूं बेटा, तो उस समय आप अपने क्वेश्चन पेपर पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर अर्थात प्रश्न पत्र आपके सामने है, क्या कोर्स बी अर्थात उसका कोड 085 लिखा हुआ है। स्मार्टनेस के साथ सबसे पहले हमें वो चेक करना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से शांत भाव से आपको पेपर को देखना है और देखने के साथ साथ उसका अवलोकन करना है। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन करना है। देखना और ऑब्जर्वेशन करना दोनों अलग अलग है। देखना मीन्स मैंने इस पेन को देख लिया, ठीक है, मैं ऑब्जर्वेशन करूंगी कि ये किस काम के लिए आता है, कौन सी कंपनी का है, क्या इसका यूज है, ये सारा आता है अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन के अंदर। आइए हम शुरू करते हैं बेटा। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22। प्रतिदर्श में सैंपल पेपर होता है। द्वितीय सत्र मीन्स टर्म 2, विषय हिंदी बा, कोड 085, कक्षा 10वीं। निर्धारित समय आपके पास रहेंगे 2 घंटे और पूर्णांक रहेगा 40 नंबर का आपका पेपर है ना। तो अब ये 40 नंबर हम कैसे प्राप्त करें अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, ये देखेंगे आज आप इस वीडियो में। चलते हैं सबसे पहले सामान्य निर्देश की तरफ। कहने में ये सामान्य निर्देश हैं, लेकिन ये जो सामान्य निर्देश हैं वो हमें बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं। कैसे? इन सामान्य निर्देशों का पालन करके हम परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यस बेटा, बहुत अच्छे से। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको पढ़कर बताऊंगी कि ये सामान्य निर्देश का अर्थ क्या है और आपको किस तरह से इनका पालन करना है। चलते हैं पहले बिंदु पर, पहले पॉइंट पर। इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड है। कौन कौन से? खंड का और खंड खा। ठीक है, खंड का है हमारी पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित, वहीं खंड खा है हमारे रचनात्मक लेखन से संबंधित। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे बिंदु या दूसरे पॉइंट पर। खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उनके उत्तर देना है। खंड का में सिर्फ 3 प्रश्न हैं। ये खुश नहीं होना है। खंड का में 3 प्रश्न हैं, लेकिन 3 प्रश्नों के अंतर्गत उप प्रश्न या सब क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो उनको हमें करना है सॉल्व, उनको करना है हल। चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ, थर्ड पॉइंट की तरफ।
खंड खा में कुल 5 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके भी उत्तर लिखना है। 5 प्रश्न हैं, उनमें कुछ ऑप्शंस अर्थात विकल्प भी दिए जाएंगे। उन विकल्पों में से हमें देखना है कि हमें कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा करेंगे। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि खंड का में 3, खंड खा में 5, अर्थात जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है? 8। अंतिम बिंदु है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रम अनुसार उत्तर लिखिएगा। यहां पर बात की जा रही है उत्तरों को क्रम अनुसार लिखने की, अर्थात सीरियल वाइज। ठीक है, जो भी प्रश्न पत्र हमारे सामने आने वाला है उसके जो प्रश्न दिए रहेंगे, कोशिश करेंगे आप कि जिस सीरियल में प्रश्न पत्र बना हुआ है उसी क्रम में आप प्रश्नों का हल करेंगे, अर्थात उत्तर लिखेंगे। अब आप सोचेंगे मैडम, या पूछ रहे होंगे या मस्तिष्क में प्रश्न आया होगा, यदि हमें कोई प्रश्न नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम रुके रहेंगे जब तक वो नहीं आएगा? नहीं, बताती हूं। देखिए बेटा, जो पहला प्रश्न है, ठीक है, 3 प्रश्न है खंड का में। अब आपको लगता है कि मुझे ये पहला वाला नहीं आ रहा है, अब आपको करना तो क्रम अनुसार है, तो आप जैसे ये प्रश्न दिया है, देखिए चलते हम खंड का की तरफ, यही मैं आपको समझाने वाली हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको देना है। 2 प्रश्नों के उत्तर 2-2 नंबर के हैं ये प्रश्न, ठीक है, और 25 से 30 शब्द हमें लिखनी है। 25 से 30 शब्द कितने होंगे? एक लाइन में यदि हम 8 शब्द लिख देते हैं, और शब्दों की जो संख्या है वो किस तरह से गिनी जाती है? क्या शामिल नहीं होते हैं इसमें? में, से, हैं, है ना? ये जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो शब्दों में गिनती में शामिल नहीं की जाती हैं। अब मान लीजिए आपको ये पहला वाला नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सोचूंगा तो मुझे आ जाएगा, तो आप उत्तर नंबर डाल दीजिए इस तरह से। उत्तर नंबर पहला है और उसका आपने का लिखा है, ठीक है। अब आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए। आपको पता है कि यदि मैं 4 लाइन लिखूंगा तो मेरे 25 से 30 शब्द हो जाएंगे, ये आपने स्पेस छोड़ दिया। आगे बढ़ जाइए, दूसरा आ रहा होगा तो दूसरे को कर लीजिए। इस तरह से जब आपका जो प्रश्न पत्र है वो सारे प्रश्नों के हल आप कर चुके होंगे, और जब समय देखेंगे कि हाँ अब मैं देख लूं, जरा क्रॉस चेक कर लूं मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, जब आप अपने प्रश्नों को पलटेंगे अर्थात पेज को पलटेंगे तो वहां जल्दी से आपकी नजर जाएगी खाली जगह पर। जो प्रश्न आप लिखने वाले थे और उसके लिए आपने खाली जगह छोड़कर रखी, उस पर तुरंत आपकी दृष्टि चली जाएगी। इस आधार पर आप उस उत्तर तक जल्दी से पहुंच पाएंगे और लिख पाएंगे। यदि हम सोचेंगे कि हम एंड में करेंगे तो हमारे मस्तिष्क से ये निकल जाएगा कि हमने ये नहीं किया है और हमें इसे करना है। समझ में आया? तो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस उत्तर को डालकर प्रश्न क्रमांक मीन्स जो प्रश्न की संख्या है वो डाल दीजिए। का है, खा है या गा है या घा है वो भी डाल दीजिए, और उतना स्पेस या जगह स्थान छोड़ दीजिए और आगे का प्रश्न कर दीजिए, ताकि जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो वो खाली जगह दिख जाएगी और आप उसमें उत्तर लिख पाएंगे। समझ में आया? इस तरह से आप क्रम अनुसार लिखते हैं उत्तर, तो चेकर भी बड़े आसानी से मतलब अपने मस्तिष्क में एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ आपकी कॉपी करेक्शन हो जाती हैं। जब पहले का तो दूसरे का घा, फिर आ गए खंड खा का गा, तो इस तरह से बड़ी मतलब हम जो भी चेकर रहते हैं उनको परेशानी होती है। ठीक है, समझ गए ना कि किस तरह से क्रम अनुसार करने से हमारी जो लेखन प्रक्रिया है या जो हमारी कॉपी हो वो सिस्टमेटिक दिखाई देती है। ओके बेटा, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है 25 से 30 शब्दों में, और ये जो प्रश्न है वो कितने अंक के हैं? 2-2 अंक के। पहला प्रश्न, मनुष्यता कविता में किन दानवीरों के उदाहरण दिए गए हैं और क्यों? मनुष्यता कविता हमने पढ़ी, और कौन कौन से ऐसे दानवीर हैं जिसमें इनका उदाहरण दिया है? कविता में कौन कौन से दानवीरों का उदाहरण दिया है? ऋषि दधीची, ऋषि दधीची का नाम सुना है ना, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी। अपनी अस्थियों से बना था वज्र, पता है ना, जो राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के पास जो वज्र है वो ऋषि दधीची की अस्थियां अर्थात दधीची की हड्डियों से बना था। तो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था देवताओं की रक्षा के लिए। दूसरा नाम यदि आता है दानवीर कर्ण, आपने सुना होगा, महाभारत के एक बहुत ही मुख्य पात्र थे।
जो माता कुंती के पुत्र थे, ठीक है। यहां पर उन्होंने दान कर दिया था अपना कवच, बिल्कुल वो भी कर दिया था। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो अपने सामने की भोजन, मतलब थाली को, भूखे थे, उनको भी भोजन करना था, परंतु जब देखा उन्होंने कि और कोई उनके सामने भूखा आया है तो सामने की थाली तक उनको दान दे दी। परोपकारी मनुष्य हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और उन्हीं का जो त्याग है, परोपकार है, उस आधार पर ये सृष्टि अभी अच्छे से चल रही है। तो अपने मन में परोपकार, दया, करुणा, मनुष्यता, ये सारे गुण विद्यमान रखना है ताकि जो प्रकृति का संतुलन है वो अच्छे से बना रहे। आइए अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर हम किस तरह से लिख सकते हैं। बेटा 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। देखिए, मनुष्यता कविता के अंतर्गत कवि ने ऋषि दधीचि का उदाहरण दिया है, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दी थी, ठीक है, दधीचि ने। और वो अस्थियों से क्या बना था? वज्र। वज्र तो सुना है ना आपने, वज्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता, जो देवताओं के राजा इंद्र के पास रहता है। तो जो वज्र था वो ऋषि दधीचि की अस्थियों से बना था। अस्थि मीन्स हड्डियां, ठीक है। राजा क्षितिज ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए शरीर का मांस दान कर दिया था। पक्षी हो, कोई भी हो, प्राणी तो प्राण, जिनमें प्राण है वो प्राणी है, और हर एक की आत्मा रहती है, हर एक में जान रहती है, हर एक को दर्द होता है, हर एक को अच्छी अनुभूति भी होती है, ठीक है। तो उन्होंने पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस तक दान में कर दिया था। राजा रतिदेव ने एक भूख से पीड़ित व्यक्ति की क्षुधा को तृप्त करने के लिए हाथ में लिया हुआ भोजन का थाल तक दान में कर दिया था। और दानवीर कर्ण ने खुशी खुशी अपना सुरक्षा कवच भी परहित में दान कर दिया था। विभिन्न दानवीरों के उदाहरण देकर यह संदेश दिया है कि हमें अपने नश्वर शरीर का प्रयोग सभी के हित में करते हुए अपने अमर तत्व आत्मा को महान बनाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। कवि ने नश्वर कहा है शरीर को, जो कि एकदम सत्य है, क्योंकि ये जो नश्वर है शरीर, नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला, और शाश्वत मीन्स होता है कभी ना नष्ट होने वाला, ठीक है। देखिए, शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा रहे, बिल्कुल हमेशा सही सलामत रहे। लेकिन क्या हमारा शरीर शाश्वत है? नहीं है। हमारा शरीर क्या है? नश्वर, ठीक है। नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला। तो जो नष्ट होने वाला है, क्यों ना हम उसको अच्छे कार्यों में लगा दें। और ठीक है, हम अपना कवच दान में नहीं दे सकते, हम अपनी अस्थियां दान में नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने अंदर करुणा, दया, परोपकार जैसे भावनाओं को, जैसे मूल्यों को अंदर बसाकर जरूरतमंदों की अपने सामर्थ्य अनुसार सहायता तो कर सकते हैं, ठीक है। यही बताया है कविता मनुष्यता में। चलते हैं पहले के दूसरे प्रश्न की ओर। पाठ झेन की देन में टी सेरेमनी के दौरान लेखक ने क्या अनुभव किया? अपने शब्दों में लिखिए। लेखक कहाँ गए थे बताइए? जापान की यात्रा पर। टी सेरेमनी हो रही थी तो उसमें शामिल हुए, है ना। और वहां पर उन्होंने क्या पाया? एक अलग ही अनुभव कि वो जो सेरेमनी चल रही थी, वो जो सेलिब्रेशन या कार्यक्रम चल रहा था, उसमें 2-2 घूंट चाय पीनी थी। और उन्होंने जब ये वहां के उसमें शामिल हुए तो एकदम ना तो भूत की यादें अर्थात जो विगत स्मृतियां थी वो भी उनके मस्तिष्क में नहीं आ रही थी, और ना ही उनके मस्तिष्क में भविष्य की चिंताएं सता रही थी। एकदम पूरी तरह से वो वर्तमान अर्थात यथार्थ में थे, सच्चाई में थे। क्यों? क्या हुआ भाई? इतना ऐसे कैसे परिवर्तन आया? तो वो जो थी एक सेरेमनी, वो मनुष्य को एकाग्रचित करने के लिए बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया थी, ठीक है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बेटा। लेखक को जापान में अपने मित्र के साथ एक विशेष टी सेरेमनी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो एक प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया थी। ध्यान की प्रक्रिया थी, ध्यान मतलब समझते हैं योग, ध्यान, ठीक है, मेडिटेशन। उनके सम्मान में 2-2 घूंट चाय परोसी गई। ध्यान की प्रक्रिया थी लेकिन 2-2 घूंट चाय भी परोसी गई, इसलिए शायद उसका नाम दिया था टी सेरेमनी। कुछ देर तो लेखक दुविधा में पड़े रहे,
कि ध्यान की प्रक्रिया में इतनी चाय, ये क्या चल रहा है? उनके मतलब मस्तिष्क में बड़ा ये दुविधा थी, कंफ्यूजन था। किंतु कुछ समय बीत जाने पर उन्होंने महसूस किया कि उनके दिमाग में विचारों का आवागमन धीमा होते होते बिल्कुल रुक गया। ध्यान में इस तरह से लीन हो गए कि जो विचारों की उधेड़-बुन लगी रहती ना, कल का अब है, हम कहीं सोच रहे हैं, कहीं का जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो वो जो था विचारों का आवागमन वो रुक सा गया। वे विचार शून्य हो चुके थे, मतलब बिल्कुल शून्य अवस्था में चले गए थे और तुरंत जो है बस उसी के बारे में सोच रहे थे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि वे अतीत की खट्टी मीठी यादों में नहीं उलझे हुए हैं और ना ही भविष्य के रंगीन सपने देख रहे हैं। केवल वर्तमान ही उनके साथ था और वे उसी में जी रहे थे। ये उन्होंने देखा था इस टी सेरेमनी के दौरान। तो इसमें उन्होंने एक अलग ही अद्भुत अनुभव किया जो उनकी आत्मा तक पहुंच गया और बहुत अच्छा लगा उन्हें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वजीर अली ने किसका कत्ल किया और क्यों? वजीर अली याद है ना, देशभक्त, सच्चा देशभक्त, जो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, जो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था, जो अंग्रेजों से भारत भूमि को आजाद कराना चाहता था। इसके लिए उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। वो अकेले ही अपनी चतुराई से, अपने बाहुबल से और अपने साहस से बहुत कुछ कर गुजरता था। ऐसा ही कुछ हुआ था। एक बार कुछ मुकदमा या चल रहा था तो एक वकील था। पहले तो उसने कहा कि हाँ, मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि पहले जो तख्त था, ये राज था, वो इनके अंडर में था, लेकिन अंग्रेजों के जो चालबाजें हुई उसमें इनके जो सादत अली थे, पिताजी के भाई, उनको वो तख्त दे दिया और इनसे छीन लिया गया। और ये फिर वहां से रवाना हो गए। अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिया। अंग्रेज ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए उनके हाथ नहीं है। फिर जैसे तैसे एक वकील मिला और उस वकील ने इनके साथ धोखा किया और उस धोखे को ये सहन नहीं कर पाए और इन्होंने उस वकील का काम तमाम कर दिया। आइए देखते हैं कि उत्तर किस तरह से लिखेंगे बेटा। देखिए, वजीर अली भारत का एक जाबाज सिपाही था। उसके मन में अंग्रेजों के लिए कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी। उसने कुछ महीने अवध पर राज्य किया और उतने से समय में अवध को अंग्रेजों के आधिपत्य से मुक्त भी कर दिया। उसे अवध के शासन से बेदखल करके उसके निस्वती भाई सादत अली को अवध का राज्य दे दिया गया और उसे बनारस भेज दिया गया। गवर्नर जनरल उसे बार बार अपने पास बुलाता था। शिकायत लेकर जो वजीर अली वकील के पास गया तो वकील ने उसकी बात ना सुनकर उसे ही भला बुरा कह दिया, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के हाथ बिका हुआ था। उसने गुस्से में आकर वकील का काम तमाम कर दिया, वकील का कत्ल कर दिया। क्योंकि जहां पर वो न्याय के लिए गुहार लगाने गया, उसने ही उसकी ना सुनी, तो क्रोध में आकर, क्योंकि जो वकील था वो भी अंग्रेजों का चाकर ही था, चापलूसी था, इसलिए वजीर अली ने उस वकील का कत्ल कर दिया। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, अवश्य आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए बेटा, यहां पर है हमारे पहले प्रश्न में कितने प्रश्न दिए गए हैं? पहले प्रश्न में 3 उप प्रश्न दिए हैं, जिनमें से हमें 2 करना है, कि 2-2 नंबर के 4 नंबर का था पहला प्रश्न। अब चल रहे हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है 4 एकम 4। यस मीन्स निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में आपको देना है। आप पहले 2 नंबर का सॉल्व किया, अब आ गए हैं 4 नंबर के। 2 नंबर में हमें लिखने थे 25 से 30 शब्द, अब 4 नंबर है तो डबल लिखना होंगे ना, इसलिए 60 से 70 शब्दों में हमें लिखना है। 2 नंबर के में हम 4-5 लाइन लिखते और अपने उत्तर को बिल्कुल सही से लिख सकते थे। अब यहाँ पर हम 8-9 लाइन्स लिखेंगे और साथ ही साथ जो प्रश्न में पूछा गया है वो उत्तर संतोषजनक होगा, तब जाकर कहीं हमें 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न देखते हैं, आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना रचित ने अपना लक्ष्य बनाया हुआ था। कभी किसी को उसे पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता था। वह अपनी दिनचर्या खुद बनाता और बड़ा ईमानदारी से उस पर अमल भी करता था। ऐसे बच्चे भी होते हैं, आप में से भी हैं,
जिन्हें किसी को बार बार ये कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठो परीक्षाएं आ रही हैं, अपने आप हमें पता है कि ये परीक्षाएं हैं और हम अपना नित्य काम करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर उसका भाई संचित केवल आज के बारे में सोचता था, जो मन करता खाता, जितना मन करता खेलता, अपनी मर्जी का मालिक था। रचित स्वभाव से जितना गंभीर था, संचित उतना ही चंचल और शरारती, खूब हंसता और दूसरों को भी हंसाता था। रचित कम बोलता और अपने सपनों को पूरा करने में लगा रहता। पाठ झेन की देन के आधार पर बताइए कि रचित और संचित में से किसके स्वभाव को आप उचित ठहराएंगे और क्यों। देखिए, एक था जो हमेशा अपने कार्य को अच्छे से करता था, दूसरा था जो चंचल स्वभाव का था। अब इन दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है, और पाठ की जो पाठ है झेन की देन के आधार पर बताइए कि इनके स्वभाव, किसके स्वभाव को आप सही ठहराएंगे, रचित के स्वभाव को या संचित के स्वभाव को। एक था जो वर्तमान में अपने कार्यों को सही सलामत करता था और भविष्य हेतु अपने आप को तैयार भी करता था। दूसरा था जो भविष्य की बिल्कुल परवाह नहीं करता था और वर्तमान को भी वही टाल देता था। बताइए कौन, क्या आप किसका साथ देंगे, रचित का या देंगे आप संचित का? क्या आपको रचित के कार्य अच्छे लगे या आपको संचित के? बिल्कुल, क्या संचित स्वभाव से रचित की बात करें, यदि हम संचित और रचित, ठीक है, रचित था जो अपने काम को अच्छे से करता था, संचित बहुत चंचल था। माना संचित जो है वो चंचल है और इधर उधर की ध्यान कुछ नहीं देता है, लेकिन वो अपने वर्तमान को भी तो खो ही रहा है ना, वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम कि रचित सही था। अब देखें कि उत्तर किस तरह से लिखेंगे। अब आप ये मत सोचिएगा मैडम प्रश्न इतना बड़ा है तो उत्तर कितना बड़ा होगा। बेटा, प्रश्न की लाइंस ये नहीं दिखाती कि जब बहुत बड़ा प्रश्न है तो उत्तर कितना बड़ा होगा। उसके हमें अर्थ समझने होते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, उस आधार पर हम उत्तर लिखेंगे। अब देखिए उत्तर को, विद्यालय में एक और प्रश्न है, अभी पहले हम वो वाला प्रश्न पढ़ लें फिर उत्तर देखेंगे, ठीक है। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। रवि ने उसमें सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निभानी थी, ठीक है, और सोहम ने गांधी जी की। रवि और सोहम को स्वतंत्रता दिवस पर एक को सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निभानी थी और दूसरे को गांधी जी की। दोनों तैयार होकर एक साथ विद्यालय की ओर जा रहे थे। अचानक उनके सामने दो लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए। रवि ने सोहम को इस दुर्घटना की ओर ध्यान ना देते हुए विद्यालय चलने को कहा। किसने? रवि ने कहा कि सोहम चलो, विद्यालय के लिए लेट हो जाएंगे क्योंकि हमें वहां मुख्य भूमिका निभानी है। लेकिन क्या कहा, किंतु सोहम ने ऐसा नहीं किया और वह जो दुर्घटनाग्रस्त लोग थे उनका साथ देने लगा, ठीक है, उनकी मदद के लिए रुक गया। कौन? सोहम। उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की। रवि ने उस समय से विद्यालय पहुंचकर अपनी भूमिका निभाई, किंतु सोहम के समय पर ना पहुंचने कारण वह कार्यक्रम थोड़ा सा फीका पड़ गया। रवि और सोहम में से कौन सा छात्र कर चले हम फिदा कविता से अधिक प्रभावित हुआ होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बताइए, कैफी आजमी की कविता कर चले हम फिदा याद है? तो उसमें रवि और सोहम, बताइए, रवि चला गया था अपनी भूमिका क्योंकि वहां भी उसको जिम्मेदारी से काम करना था, और सोहम जो दुर्घटनाग्रस्त लोग थे उनकी सहायता के लिए रुक गया था। किसने कर चले हम फिदा में जो है उसके आधार पर बताइए कि किसने अपना कार्य सही किया। अब चलते हैं हम पाठ झेन की देन पर कि जो थे, एक था संचित, दूसरा था रचित, उन दोनों में आप किसका साथ देंगे? पाठ झेन की देन में लेखक को एक अद्भुत अनुभव हुआ कि अक्सर हम अतीत या भविष्य में ही विचरण करते रहते हैं, वर्तमान पलों को हम जीते ही नहीं हैं, जबकि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, उसी पर हमारा अधिकार भी है। जो इस सत्य को पहचान जाएंगे वो अपने जीवन को खुशी खुशी बिता पाएंगे। इस अनुभव के आधार पर लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए क्योंकि भूत और भविष्य दोनों ही मिथ्या हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं हम उनके बारे में। उपरोक्त उदाहरण में रचित और संचित का स्वभाव एक दूसरे से काफी भिन्न है। रचित भविष्य के लिए सोचता है, इसलिए वर्तमान में मेहनत करता है, ठीक है, जबकि संचित केवल वर्तमान के मजे ले रहा है, भविष्य के लिए शायद सोचता भी नहीं।
यदि केवल भविष्य के रंगीन सपने ही देखे जाएं और वर्तमान पलों को गवा दिया जाए तो वह भी गलत है। रचित वर्तमान में जीते हुए मेहनत कर रहा है तो वह सर्वथा उचित है। दूसरी ओर संचित को भूत और भविष्य की चिंता तो नहीं है, किंतु वह वर्तमान का भी सदुपयोग नहीं कर रहा, इसलिए उसे वर्तमान में जीना नहीं कहा जा सकता। अर्थात रचित जो कार्य कर रहा है वो वर्तमान में सही कार्य कर रहा है, क्योंकि वो अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस्ड है। ठीक है, हर एक कार्य को वो भली भांति कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहा हो कि मुझे ये करना है इसलिए मुझे आज ये करना है, मतलब कि मुझे अच्छे नंबर लाना है इसलिए मुझे आज पढ़ना है, या फिर मुझे वो चाहिए इसलिए मैं ये करना है। मतलब वो भविष्य के बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर रहा है, बस वर्तमान पर फोकस्ड रहते हुए अपने कार्य को कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रचित बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने कार्य को सही से अंजाम दे रहा है, जबकि संचित अपने वर्तमान को ही गवा रहा है, उसने सही से कोई कार्य नहीं किया। तो इस आधार पर कैसे कहा जा सकता है कि वो अच्छे से हंसी मजाक कर रहा है, या हंसी मजाक करना ही जीवन है। वर्तमान को अपने साथ सहेज कर रखना, बिल्कुल माना कि संचित भूत की कोई बातें नहीं करता या भविष्य की कोई चिंता नहीं करता, परंतु वर्तमान में भी तो सही से उपयोग नहीं कर रहा है, इसलिए रचित ही अपने कार्य को सही से कर रहा है और हमें भी इसी तरह से अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। अब चलते हैं हम रवि और सोहन की तरफ। ठीक है, रवि और सोहन विद्यालय में जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। एक निभा रहे थे सुभाष चंद्र बोस की तो दूसरी गांधी जी की। अब रास्ते में जाने पर क्या देखते हैं कि कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने पर रवि ने कहा कि नहीं, समय पर पहुंचकर हमें वहां के कार्यों को संभालना है, लेकिन सोहम ने कहा कि मुझे इन दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता करनी है, मैं तो करूंगा। प्रश्न यह है कि कर चले हम फिदा कविता में कि जो भाव था या जो सार था या मूल तत्व था वो किसने अच्छे से सही रूप से धारण किया, रवि ने या सोहम ने, ये हमें बताना है। क्या रवि और सोहम ने दोनों ही अपने अपने जगह रहकर सही से कार्य किया या किसी एक में थोड़ी सी कमी रह गई, वही हम इस उत्तर में देखने वाले। पढ़ते हैं बेटा कि किस तरह से जब हम उत्तर लिखेंगे तो हमें 4 अंक का सवाल है, 4 नंबर मिलने हैं, तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें उत्तर लिखना है। देखिए, कवि कैफी आजमी ने कर चले हम फिदा कविता के माध्यम से एक सैनिक की भावनाओं को व्यक्त किया है, जो अपने देश की रक्षा करते हुए जीवन को बलिदान करने जा रहा है। जो अपने देश की रक्षा करते हुए जीवन को बलिदान कर रहा है। यह कविता कई दशक पहले लिखा गया एक देशभक्ति गीत है, सुना है ना। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। यह कविता कई दशक पहले लिखा गया एक देशभक्ति गीत है। जब हम इसे सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और देशभक्ति की भावना से हम ओतप्रोत हो जाते हैं, जो आज भी हम सबको देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसे सुनकर न केवल हमारी आंखें नम हो जाती हैं, बल्कि हम भी देश और देशवासियों के लिए कुछ कर दिखाने का अवसर ढूंढने लगते हैं। आंखें नम होती हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा। कैफी आजमी द्वारा रचित ये कविता सच में हमारे रोंगटे खड़े कर देती है और हमारे हृदय को उन देशभक्तों के प्रति एकदम समर्पित रहने के लिए भी प्रेरित करती है। अब देखिए यहाँ पर कि जो देशभक्त हैं, जो वीर सिपाही हैं, जो जाबाज सिपाही हैं, वो किस तरह से अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करके मातृभूमि के लिए पूरा जीवन बलिदान कर देते हैं। उपरोक्त उदाहरण में रवि और सोहम दोनों ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे, क्योंकि वह स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले थे। बिल्कुल, दोनों ही देशभक्ति से ओतप्रोत थे।
अब क्या हुआ, किंतु सोहम समय पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसने किसी की मदद करना कार्यक्रम में भाग लेने से अधिक आवश्यक समझा। मुझे लगता है सोहम ने कर चले हम फिदा का केंद्रीय भाव और संदेश बखूबी ग्रहण किया है, इसलिए समय पर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाया। देशभक्ति की भावना केवल सीमा पर तैनात होकर नहीं की जाती। ये नहीं है कि हम सीमा पर तैनात होंगे और दुश्मनों का सीना छलनी कर देंगे तभी हम कहेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ तभी देशभक्त हैं। हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर रहकर अपने अपने कार्य को अंजाम देकर सही से सत्य का साथ देकर, कहते हैं ना कि हमेशा सच का साथ दो, चाहे भले ही उसके लिए हमें अकेला खड़ा क्यों ना होना पड़े। तो ये जो देशभक्ति की भावना है उसने बड़े अच्छे से निभाया। किसने? सोहम ने। देशभक्ति की भावना केवल सीमा पर तैनात होकर या देशभक्ति गीत गाकर नहीं की जाती, बल्कि किसी भी रूप में देश और देशवासियों की मदद करने से सार्थक होती है, क्योंकि हर एक नागरिक देश का नागरिक है और नागरिकों की सेवा करना अर्थात देश की सेवा करना है। ठीक है, ये कविता हमें ये संदेश देती है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमने देखा, 2 प्रश्न हैं जिनमें से आपको एक करना है 4 अंक का। ठीक है, आइए अब आती है हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर दीजिए। अभी स्पर्श के चल रहे थे, अब है संचयन पर 2 के उत्तर देना है, 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, हरिहर काका व लेखक के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बताओ कि आप लेखक के स्थान पर होते तो हरिहर काका को क्या सलाह देते। हरिहर काका याद है, लेखक से उनके संबंध बहुत अंतरंग थे और लेखक जो थे हरिहर काका को अपने पिता की भांति ही चाहते थे और हरिहर काका भी उनको बिल्कुल अपने पुत्र की भांति स्नेह करते थे। उनके कंधे पर बैठ जाते थे लेखक और वो पूरे गांव की सैर कराते थे। परंतु कहते हैं ना कि जितने अच्छे खुशी के दिन निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुशी के दिनों को हम कैद कर लें और सिर्फ खुशी में ही सीमित रहें। जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है ना? जहाँ रात है वहाँ दिन भी है। सुख दुख, आना जाना, धूप छांव, ये जीवन के ही एकदम कह सकते हैं हम इनको कि ये जीवन के पहलू हैं। जो कहते एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो जीवन में भी ये चलता रहता है। अब हमें ये देखना है कि हरिहर काका और लेखक के जो संबंध थे वो तो मधुर थे, बिल्कुल पिता पुत्र की भांति थे और हर एक बात साझा करते थे। लेखक अपनी बातों को हरिहर काका के साथ बताते थे, उसी तरह से हरिहर काका भी लेखक से अपने मन के विचारों को पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक एक्सप्लेन मतलब बयां करते थे। ठीक है, अब चलते हैं कि उत्तर हम कैसे लिखेंगे ताकि हमें 3 नंबर प्राप्त हो सके। हरिहर काका का लेखक के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था, ये हम जानते हैं। वे लेखक के पड़ोस में रहते थे। लेखक को बचपन में हरिहर से पिता जैसा स्नेह मिला था। हरिहर भी अपने मन की सभी बातें लेखक को ही बताया करते थे। इस प्रकार दोनों के गहरे आत्मीय संबंध के व्यवहारिक और वैचारिक कारण थे। कहते हैं ना, जहां पर विचार मिल जाते हैं वहां संबंध अपने आप बन जाते हैं। इतना होते हुए भी हरिहर ने इस बार लेखक से कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, क्यों नहीं कहा? केवल मौन रहे। मौन रहे मतलब समझते हैं, एकदम चुप, मानो स्वीकार कर चुके हों कि उनकी परिस्थिति का सामना उन्हें खुद ही करना है, कोई चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। लेखक को भी कुछ कहना या सलाह देना उचित नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह हरिहर गूंगेपन का शिकार हो गए थे या जिस तरह से हरिहर काका उनके सामने चुप्पी साधे हुए थे, अब उन्हें कुछ समझाना व्यर्थ था। किंतु मैं लेखक की जगह होती तो उन्हें उनकी जमीन के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने को जरूर कहती, ताकि वे इस बोझ से मुक्त होकर शांत एवं सुकून भरा जीवन बिता पाएं। क्योंकि हरिहर काका जो थे वो अपनी जमीन के लोभ में आ गए थे। उनको लगता था कि ये जमीन है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है, और इस ही मोह ने उनका जो हश्र हुआ वो बड़ा, आपको पता ही है कि किस तरह से ठाकुर बाड़ी के लोगों ने उस जमीन के लालच में आकर उनको एक कमरे में बंद कर दिया था। उनके हाथ पैर सब बांध कर उन पर बहुत सारी यातनाएं भी की थी। यदि उनका मोह नहीं होता कि ठीक है 2 वक्त की रोटी मिल जाए, कम से कम जान है तो जहान है, परंतु ऐसा नहीं किया और उनको बहुत अधिक प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। अगला प्रश्न है,
नई श्रेणी में जाने पर लेखक क्या महसूस करते हैं और क्यों? समझ रहे हैं? नई कक्षा में जब प्रमोशन होता है, जैसे अभी आप 10वीं की परीक्षा देंगे, बहुत अच्छे से अंक प्राप्त करेंगे, फिर आप जाएंगे 11वीं में, 11th क्लास में पहुंचेंगे, तो कैसा महसूस करेंगे? मजा आएगा ना कि यस, अब हम आ गए हैं 11th क्लास में, अब हम सीनियर सेकेंडरी में प्रवेश करने जा रहे हैं, खुशी होगी। लेकिन लेखक जब अगली श्रेणी में गए, अगली कक्षा में जब जाने वाले थे, तो वो दुखी क्यों थे? क्या हुआ था जिसके कारण उनको लगता था नहीं नहीं नहीं, मैं जिस कक्षा में हूं उसी में ठीक हूं, अगली कक्षा में मुझे नहीं जाना? क्यों? उनको ये भय सताता था कि कौन अगले शिक्षक होंगे, कौन, ऐसा तो नहीं कि क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में वो ध्यान नहीं देते थे, शायद इस कारण से अगली श्रेणी में जाने से वो घबरा रहे थे। आइए देखते हैं हम इनका उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं बेटा। सामान्यतः सभी बच्चों को अगली कक्षा में जाना अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, किंतु लेखक को इसका कोई चाव नहीं था। चाव मतलब समझते हैं? रुचि, इंटरेस्ट। चाव मीन्स रुचि या इंटरेस्ट। बल्कि उनका मन पुरानी मिलने वाली किताबों और नई कॉपियों की गंध से घबराने लगता था। बड़ी कक्षा में जाने पर अध्यापकों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती थीं और नए अध्यापकों का स्वभाव कैसा होगा, यह बात भी भयभीत कर रही थी उन्हें। इस प्रकार सफल होकर अगली कक्षा में जाने की खुशी कम और इस बात का डर अधिक होता था कि आगे ना जाने किन चुनौतियों को झेलना पड़े। तो ऐसा नहीं है, जो जैसे कि हम बड़े हुए हैं, ठीक है, एक क्लास आगे आए, उम्र भी बड़ी है, क्लास भी आगे आए, तो बिल्कुल हर परिस्थिति का सामना हमें करना है, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो बहुत अच्छे से अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जाइएगा बेटा। मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी लाली मैडम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। बधाइयां इसलिए कि आप वीडियो देखिए ध्यान से और इन्हीं प्रश्नों को मस्तिष्क में बनाए रखिएगा, क्योंकि यही वो सिलेबस है जिससे आपके सामने परीक्षा में प्रश्न पत्र आने वाला है। जितने अच्छे से आप इसे सुनेंगे, आपका पेपर अवश्य अच्छा जाएगा, इसलिए मैं पहले से ही आपको बधाइयां देती हूं, ठीक है। इस प्रकार सफल होकर अगली कक्षा में जाने की खुशी कम और इस बात का डर अधिक होता है कि आगे ना जाने कौन सी चुनौतियां झेलना पड़े। तो चुनौतियां आई नहीं और हम पहले ही मायूस हो गए, ये गलत है। जब आएंगी, जब देखेंगे ना, हम सामना करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? यदि आप इफ़न की जगह होते तो टोपी को कैसे समझाते? टोपी शुक्ला, इफ़न, पता है ना, दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी। इफ़न मुस्लिम परिवार से था, जबकि टोपी शुक्ला हिंदू ब्राह्मण परिवार से था। धर्म अलग, संस्कार अलग, जाति अलग, परवरिश अलग, फिर भी दोनों एक और इफ़न और टोपी शुक्ला की घनिष्ठ मित्रता थी, तो वहीं दूसरी ओर जब एक बार टोपी शुक्ला के मुंह से अम्मी शब्द निकल गया था अपनी मां के लिए, तो उनकी दादी ने कितना सुनाया था और मां ने फिर पिटाई भी लगाई थी। तो यहां पर टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? क्या उनकी दादी जो थी वो स्वभाव में कड़क थी, तेज थी? आइए देखते हैं। इफ़न और टोपी गहरे दोस्त थे। टोपी इफ़न के घर बहुत आता जाता था। इफ़न की दादी से उसे विशेष लगाव था। टोपी इफ़न के घर जाता था बहुत, और इफ़न की दादी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, तो टोपी का उनसे बहुत लगाव हो गया था, क्योंकि वह उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी और उनकी भाषा में टोपी को अपनी माँ की झलक दिखाई देती थी। मतलब जो इफ़न की दादी थी, ऐसा लगता था टोपी को ये मेरी माँ की तरह है, ठीक है, और उनकी भाषा में अपनी माँ की झलक दिखाई देती थी। दूसरी तरफ उसकी अपनी दादी से उसे नफरत थी, क्योंकि वे उसकी माँ को देहाती बोली बोलने के लिए हमेशा डांटती रहती थी। उनकी माँ, मतलब टोपी शुक्ला की माँ देहाती, गांव की थी, तो वो देहाती मतलब ग्रामीण, ठीक है बेटा, वो उस भाषा का प्रयोग करने में उनकी दादी उनको डांटती थी, बहू को। टोपी को भी जब तब उल्टा सीधा सुना देती, और कभी कभी तो उन्हीं के कारण अपनी माँ से भी टोपी को बहुत मार पड़ती थी, क्योंकि वो दादी लगाती रहती थी एक दो डांट वाट, ठीक है। इसलिए भोलेपन में एक दिन उसने इफ़न से दादी बदलने की बात कह डाली। बच्चे तो बच्चे होते हैं, भोले। यदि मैं इफ़न की जगह होता तो मैं उससे समझाता
कि उसे अपनी दादी की भी इज्जत करनी चाहिए। वे क्या और क्यों कहती हैं, इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी बेटा कि यदि आपकी मम्मी, आपके डैडी, पापा जी या दादी दादा कुछ कहें या आपको डांटें, तो यहाँ मतलब यहाँ मत लीजिएगा, उसको यहाँ लीजिए। यहाँ मतलब भावनात्मक तरीके से सोचने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों डांटा, अरे मेरे फ्रेंड के सामने आपने डांट दिया, मैं बड़ा हो गया हूँ, देखो अब मैं पेपर देने वाला हूँ, 11वीं में आने वाला हूँ, अब मुझे कोई नहीं डांटेगा, कैसे हैं आप। नो, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आप बुजुर्ग, आप स्वयं दादा क्यों ना बन जाएं, और लकीली यदि हमारे माता पिता जब तक रहेंगे हमारे साथ, तब भी हम उनके लिए बच्चे ही रहेंगे। ठीक है, तो यदि माता पिता या बड़ों से कभी डांट डपट या कान मान खिंच जाए तो उसको अधिक सोचना नहीं है, बस ये सोचना है कि वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए कभी कभी डांट फटकार लगा देते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। अब आ गए हैं हम खंड खा की तरफ। खंड का मतलब 20 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श और पाठ्य पुस्तक संचयन से संबंधित प्रश्नों का यहाँ पर अभ्यास किया, और आपने ये भी जाना कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। जब 25 से 30 शब्दों की बात की जा रही हो तो 4-5 लाइन लिखना है हमें, ना तो अपने शब्दों को बहुत छोटा लिखना है और ना ही बहुत बड़ा लिखना है। परीक्षा की जो कॉपी आपकी रहेगी, आंसर शीट की बात कर रही हूं मैं, उसमें हमेशा इस तरह से मार्जिन आता ही है, तो आपको अलग से इस साइड मार्जिन खींचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में लिखते जा रहे हैं सप्लीमेंट्री प्लीज, सप्लीमेंट्री प्लीज, इसमें समय मत बर्बाद करना। ठीक है, आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, आराम से लिखिएगा। एक लाइन में 8-9 शब्द आ जाते हैं, तो आपका जो 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे उनमें आप 4 और अधिक से अधिक 5 यदि समय है, स्पीड अच्छी है, रखनी पड़ेगी स्पीड, हमें स्टार्टिंग से स्पीड तेज रखनी होगी, तभी हम जाकर सभी प्रश्नों के हल अच्छे से कर पाएंगे। एकदम ये मत सोचना कि अभी स्टार्टिंग में हम आराम से लिखे जा रहे हैं और फिर देखा कि समय नहीं बचा और हम फिर बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है। जल्दबाजी में लिखते हैं तो गलती होती है, फिर हम काटते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काटते हैं। ठीक है बेटा, तो आराम से कूल एंड काम होकर, खुद पर भरोसा रखकर उत्तर लिखिएगा, आप कर पाएंगे। सुनिएगा ना ध्यान से, मैं समझा रही हूं आपको, तो उन बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ मार्जिन करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा है उतना उत्तर लिखिए, अधिक ज्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आइए चलते हैं खंड खा रचनात्मक लेखन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद लेखन, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, इसको आपको कितने शब्दों में लिखना है? 150। अब कहेंगे मैडम कितना टाइम लगेगा ना 150 शब्द गिनने में। नो, नॉट नीडेड, नहीं आपको गिनना है। आप बस अपनी जो परीक्षा की कॉपी है उसमें यदि 7, 8 या 9 शब्द एक लाइन में लिखते हैं तो आपके 2 पेज होंगे, 2 पेजेस में आप अपने उसको समाप्त कर दीजिएगा अनुच्छेद को। ठीक है, अब देखिए इसके टॉपिक्स देखते हैं हम। विषय वस्तु क्या है, कितने विषय दिए जाएंगे, उनमें से हमको एक लिखना है। ठीक है, 3 हमें आएंगे टॉपिक्स, जिसमें से सिर्फ हमको एक लिखना है। ये गलती मत करिएगा। मैं देखती हूं कि 3 दिए हैं तो पढ़ते हैं नहीं प्रश्न और तीनों को थोड़ा थोड़ा लिख कर आ जाते हैं और फिर कहते हैं मैडम अभी पूरे नंबर क्यों नहीं मिले। तो जो पहला वाला है आपका वही चेक होता है, चाहे आप कितने भी लिख दें, वो तो एक्स्ट्रा है, उनको क्रॉस कर दिया जाता है। 3 में से आपको एक अनुच्छेद लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। संकेत बिंदु, संकेत बिंदु मीन्स इन्हीं बिंदु का पालन करते हुए हमें अपने अनुच्छेद को पूरा करना है। अर्थ, क्या अर्थ है जनसंख्या विस्फोट का? कारण, क्या कारण है जनसंख्या विस्फोट का? दुष्प्रभाव क्या है? उपाय क्या है? उपाय में उपसंहार अर्थात कंक्लूजन शामिल हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। साहित्य ही समाज का दर्पण। साहित्य और समाज का क्या संबंध है? ठीक है, यही, हाँ ओके, यही पहला पॉइंट दिया है। साहित्य एवं समाज का संबंध, एक दूसरे का प्रभाव, आदर्श स्थिति। क्या है साहित्य, क्या है संबंध, क्या है समाज? क्यों दर्पण कहा है साहित्य को समाज का? क्या साहित्य और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं? यही लिखना है हमको इस विषय पर। तीसरा है गुरु शिष्य संबंध। किस तरह का होता है? प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध और वर्तमान स्थिति। हमें प्राचीन भारत से शुरू करनी होगी क्योंकि बात आई है गुरु और शिष्य की, टीचर और स्टूडेंट।
अभी वर्तमान। ठीक है, तो हमें प्राचीन भारत से स्टार्ट करना पड़ेगा लिखना कि प्राचीन भारत में किस तरह की परंपरा थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने जाते थे, चाहे कोई राजा का राजकुमार हो या कोई भी हो, हर एक को अपने घर से दूर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। गुरुओं का भली भांति आदर करना होता था, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करना होता था, सेवा करनी होती थी और उनके अंदर बहुत सारे नैतिक मूल्य विकसित होते थे। ठीक है, आइए देखते हैं प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध, वर्तमान स्थिति, कारण और निवारण। अब यहां पर 3 टॉपिक्स हमने देखे, तो आपको 3 में से किसी एक विषय पर लिखना है। संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। अंक विभाजन किस तरह से है, कैसे आप 5 के 5 अंक, 6 अंक का है 6 अंक का, ठीक है। अनुच्छेद लेखन कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे। भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन, जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं तीनों में से, उसका इंट्रोडक्शन कैसे देना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए अब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होता है। नाम होता है ना, फिर हमारी एजुकेशन, हमारे पिताजी माताजी, स्थान, कहाँ रहते हैं, हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, सब कुछ शामिल होता है। और उसके बाद फिर हमारी उन डिटेल में हमें बातें करनी होती है। तो यहाँ पर जो भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन, जिस भी टॉपिक को आप चूज करेंगे तो उसका आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि किस तरह या क्या क्या शामिल है। तो पहला अंक, जो 1 अंक रहेगा वो इंट्रोडक्शन का रहेगा। विषय वस्तु 4 नंबर, जो भी कंटेंट, जो भी विषय आपने चूज किया है उसको कितने प्रभावी ढंग से आप लिखेंगे वो 4 नंबर का होगा। और भाषा होगी 1 नंबर की, कि किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, तब जाकर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं, पहला जो विषय था जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या प्रत्येक देश की मानवीय संपदा होती है। जनसंख्या से ही तो देश का निर्माण होता है। यदि जन नहीं होते, हम नहीं होते, तो देश क्या होता, मतलब ऐसा नहीं। फिर उसकी परिभाषा क्या होगी। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है प्रकृति में और यही एक पहचान है। तो जनसंख्या प्रत्येक देश की मानवीय संपदा होती है। संपदा मतलब संपत्ति, किंतु तभी तक जब तक कि वह नियंत्रण में हो, कंट्रोल में हो। कहते हैं ना कि सारी वस्तुओं का, सारी सुख सुविधाओं का हमें मतलब फायदा लेना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक कि वो हानिकारक ना हो, अन्य संसाधनों के उचित अनुपात में हो। बिल्कुल, जितना जो संसाधन है उसके अनुपात में जनसंख्या होगी तो सब कुछ सही सलामत चलता रहेगा। यदि जनसंख्या बहुत बढ़ गई और जो संसाधन है वो बहुत कम रह गए तो त्राही त्राही मच जाएगी। अन्यथा यही आर्थिक विकास में बाधा भी बन जाती है। जो जनसंख्या संपदा होती है या संपत्ति होती है, वही जनसंख्या बाधा या रुकावट भी बन जाती है, सामाजिक समस्याओं की जड़ बन जाती है, वह वरदान की जगह अभिशाप सी लगने लगती है। जो वरदान है वही अभिशाप भी लगने लगती है। भारत में जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसे जनसंख्या विस्फोट नाम दिया गया, क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके प्रमुख कारण है छोटी उम्र में विवाह होना, अशिक्षा, अंधविश्वास, लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लिंग भेद मतलब समझते हैं ना बेटा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लिंग भेद कहते हैं, जहां पर लड़का और लड़की की जाति में या लिंग में अंतर या भेद समझा जाता है कि जब तक लड़का नहीं होगा हम जनसंख्या या हम अपनी संतान को उत्पन्न करेंगे। तो 5, 6 या कई बार तो देखते हैं 7 लड़कियां हैं लड़के के इंतजार में। तो ये सब अशिक्षा के ही परिणाम है। तो यहाँ पर लड़का हो या लड़की, सबको समानता से देखना है, क्योंकि हर एक चाहे वो लड़का हो या लड़की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और सफल होता है। इस जनसंख्या विस्फोट के अनगिनत दुष्परिणाम सामने आए, जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक शोषण, अपराधों में वृद्धि, गरीबी, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उथल पुथल। बिल्कुल, जब जनसंख्या अधिक है और संसाधनों की कमी है तो बेरोजगारी तो होगी ही। प्राकृतिक शोषण मतलब प्रकृति का शोषण होने लगा। अधिक जनसंख्या है तो अधिक सामानों की आवश्यकता होगी, और प्रकृति का दोहन, पेड़ काटे जाने लगे, ये होने लगा, वो होने लगा। अपराध में वृद्धि, क्योंकि जब बेरोजगार हैं तो कैसे अपना पेट भरें, तो अपराध होने लगे। कहीं गले से चेन खींच ली गई, किसी का पर्स हो गया, तो कोई चोरी हो गई, कोई लूटमार हो गई। गरीबी, बेरोजगारी है तो गरीबी होगी।
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उथल पुथल हो गई। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पूरी तरह से उथल पुथल हो गया। अब है जनसंख्या वृद्धि की एक समस्या अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देती है। जनसंख्या की एक समस्या है जो कई समस्याओं को जन्म दे देती है, अतः इसे नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे? जैसे सरकार द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाना, अनेक योजनाएं बनाकर लिंग भेद मिटाना, शिक्षा के प्रति लोगों को सचेत करना, गर्भ निरोध के विभिन्न उपायों का प्रचार आदि। किंतु दुख की बात है कि विशेष सुधार देखने में अभी तक नहीं आया है। आशा है हमारी युवा पीढ़ी इस समस्या के प्रति सचेत हो चुकी है और अगले दशकों में इसके सकारात्मक परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। अन्यथा अभी तो रेशियो ये है कि ये है संसाधन और ये है जनसंख्या। अब जनसंख्या है इतनी और संसाधन है इतने, तो कैसे बैलेंस्ड होगा, कैसे संतुलन होगा? नहीं होगा। धीरे धीरे अब देखते हैं पढ़ाई शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो अब जो संसाधन है वो जनसंख्या की बराबरी में आ पाएंगे या नहीं, वो सब अभी देखने पर है। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये रहा हमारा जनसंख्या विस्फोट पर अनुच्छेद। मिल जाएंगे आपको 6 अंक। दूसरा है साहित्य ही समाज का दर्पण। दर्पण मतलब समझते हैं? मिरर। यस। अब एक मिरर है, मान लीजिए ये मिरर है और यहाँ पर इमेज, हम अपने आप की छवि देखते हैं। सपोज हाँ बेटा कि ये बहुत सुंदर सा एक आईना है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। तो साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा गया है? बताइए। साहित्य, जो इतिहास है, जो साहित्य है, जो किताबें हैं, उसको समाज का दर्पण क्यों कहा गया है? सही तो कहा गया है, क्योंकि समाज में जो घटित होता है वही तो साहित्य में होता है, और साहित्य में जो लिखा होता है उसी को शिक्षा मानकर समाज में कार्य होते हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, अर्थात अन्योन्याश्रित हैं। तो अब देखेंगे कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं ताकि हमें 6 में से 6 अंक मिल जाएं। बहुत अच्छे से आपको लिखना होगा। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे बेटा। प्रत्येक देश का एक अपना साहित्य होता है, हर एक का। वही देश की असली पहचान, संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम, देश का गौरव और स्वाभिमान होता है, हर एक देश का। ठीक है, इस दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी साहित्यकार वही रचता है जो वह समाज में देखता है। जस्ट नाउ आई टोल्ड ना कि समाज में जो घटित हो रहा है वही तो वो रचना करेगा। किंतु इसका दूसरा पहलू यह कहता है कि साहित्य समाज का निर्माता होता है। कैसे? यानी हम अपने देश व समाज को जैसे देखना चाहते हैं, साहित्य के माध्यम से वह आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोग उससे प्रेरित हों, प्रोत्साहित हों और तदनुरूप व्यवहार भी करें। साहित्य में अच्छी अच्छी बातों का भी लेख होता है ताकि उसको पढ़कर व्यक्ति के अंदर मूल्यों का विकास हो और अच्छे समाज की रचना हो। ठीक है, अपने समाज को वैसा आदर्शवादी रूप देने की, संवारने की कोशिश करते हैं हम। यदि साहित्य केवल दर्पण का काम करेगा तो उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा कि जैसा समाज है वही साहित्य है। साहित्य को भी अपनी तरफ से कोई भूमिका निभानी होगी। कलम में तो बहुत ताकत होती है। कलम तो कहते हैं ना, जो कार्य बड़े बड़े हथियार और औजार नहीं कर सकते वो मात्र शिक्षक की कलम कर देती है। तो कलम बहुत ताकतवर होती है। व्यक्ति, समाज व देश को जगाने व बदलने की उचित मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है कलम में। अतः साहित्य अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करे तभी वह सार्थक है। अर्थात कि साहित्य को ना केवल समाज का दर्पण, अर्थात जैसा समाज में घटित हो रहा है वही लिखना ही पूर्ण रूप से सही नहीं होगा, परंतु समाज को कैसा होना चाहिए वो उस तरह के लेख भी आए ताकि उसको पढ़कर, उसका अनुसरण करके व्यक्ति अपने आप को संवार सके, अपने अंदर मूल्यों का विकास कर सके। अब चलते हैं हम अगले अनुच्छेद की तरफ। ठीक है बेटा,
जो है गुरु शिष्य संबंध। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है। गुरु और शिष्य से आप भली भांति परिचित हैं और आपने वो दोहा भी सुना होगा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर गुरु और शिष्य के संबंध का बहुत अच्छा वर्णन किया है। किस तरह से गुरुकुल परंपरा से आज टीचर और स्टूडेंट का जो स्टैंडर्ड आ गया है, हमें प्राचीन काल से वर्तमान तक का पूरा तुलनात्मक अध्ययन करना होगा और हमें इस अनुच्छेद के दौरान ये बताना होगा कि पहले किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाती थी, किस तरह से शिक्षा प्राप्त की जाती थी और धीरे 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 समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन आए हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। गुरु को भारत में सदा से ही अत्यधिक सम्मानीय माना गया है। यहां तक कि अनेक संत कवियों ने तो गुरु को ईश्वर का या उससे भी श्रेष्ठ दर्जा दिया है। अभी मैंने जो दोहा बताया उसमें वही है, गुरु शिष्य गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव। गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर, यदि गुरु और भगवान सामने खड़े होंगे तो हमें सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करना चाहिए? गुरु के। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही तो हमें बताया है कि ये परमात्मा है, इनको हमें क्या करना चाहिए। गुरु ने ही सारा ज्ञान का संचार हमारे अंदर विकसित किया है। ठीक है, किंतु केवल गुरु का योग्य या शिक्षा देने में इच्छुक होना पर्याप्त नहीं है। शिष्य को भी शिक्षा प्राप्ति के लिए उतना ही उत्सुक एवं योग्य होना आवश्यक है। कहते हैं ना, कक्षा में कई विद्यार्थी रहते हैं परंतु सफलता सिर्फ वही प्राप्त करते हैं जो ध्यान से सुनकर गुरु के या टीचर्स के कहे गए कथनों का पालन करते हैं और जीवन में लागू करते हैं। क्लास तो एक ही है, टीचर वही है, समान है। तो एक बच्चा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और दूसरा बच्चा नीचे रह जाता है। किस कारण से? क्योंकि उसने उन बातों को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, उनका मूल्य ही नहीं जाना और फिर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जो भी जितना कर्तव्य गुरु का है अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने का, उतना ही बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका है शिष्यों को कि वे किस तरह से अपने गुरु का आदर करते हुए शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, अब बात आती है कि गुरु निस्वार्थ भाव से दृढ़ता व लगन से शिक्षा दे व शिष्य पूर्ण निष्ठा, विश्वास, मेहनत एवं लगन से शिक्षा ग्रहण करे, तभी यह प्रक्रिया सफल हो सकती है। वर्तमान स्थिति इस संबंध में संतोषजनक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो हुआ है। जैसे गुरु वेतन भोगी हो गए हैं, सबकी बात नहीं है, और शिष्य अनुशासनहीन। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे अनुशासनहीन हो गए, आज भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप लोग कितने अच्छे बच्चे हैं, वीडियो देखते हैं, समझ रहे हैं, परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे ना बेटा? कमेंट में बताइएगा जब आपका रिजल्ट आए कि कितने अंक आए हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर हठी व आचरणहीन होते जा रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है किस तरह का असंतोष व्याप्त हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? माता पिता अपने बच्चों को, हर एक माता पिता अपने बच्चों को यही परवरिश देते हैं कि समाज में अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना है। फिर क्या होता है? संगति का विशेष महत्व है। ठीक है, यहां पर ऐसे में शिक्षा प्रक्रिया अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाती कि जो उद्देश्य है, जो शिक्षा पद्धति है या प्रक्रिया है, जिस उद्देश्य से बनाई जाती है, वहां फिर वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती, बल्कि अनेक प्रकार के अपराधों को जन्म दे देती है। आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल पूरी तन्मयता से अपना ज्ञान एवं अनुभव छात्रों तक पहुंचाए एवं छात्र सम्मान पूर्वक ज्ञान ग्रहण करने में आनंद ले, तभी यह ज्ञान यज्ञ सफल हो पाएगा। और मैं अपने विद्यार्थियों से यह आशा करती हूं कि वे हमेशा अपने टीचर्स की, अपने माता पिता की कही गई बातों का अनुसरण करेंगे और एक बहुत अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 5वां है। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। प्रधानाचार्य को 120 शब्दों में पत्र लिखकर विद्यालय से आर्थिक सहायता की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर अथवा ये करना है या ये करना है। अंक है 5। अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को 120 शब्दों में पत्र लिखकर अपने साथ हुए किसी अपराध की सूचना दीजिए। कौन से प्रकार के पत्र हैं बताइए, दोनों पत्र बताइए, कौन से पत्र हैं ये?
औपचारिक। यस, एक में प्रधानाचार्य को लिखना है तो दूसरे में थाना अध्यक्ष को लिखना है, कहीं ना कहीं ऑफिस से ही, कार्यालय से ही संबंधित है, अर्थात ये जो दोनों पत्र हैं वो औपचारिक पत्र हैं। समझ में आया बेटा? औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो कार्यालय संबंधी होते हैं। अब देखते हैं किस तरह से लिखना है हमें और इनका अंक विभाजन किस तरह से है, कहाँ हमें क्या ध्यान देना है ताकि हम पत्र में 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकें। दिए गए 2 पत्रों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन। आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं 1 अंक, विषय वस्तु 3 अंक और भाषा 1 अंक। आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं शुरू कहां से करेंगे, एंड कहां तक जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू होगा, आपकी कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड। आपकी जो कॉपी है आपसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा और लेफ्ट में ही समाप्त होगा। क्या हमें लिखना है वो बहुत अच्छे से, ये 1 नंबर की होंगी आपकी। विषय वस्तु, जो भी विषय, क्योंकि औपचारिक पत्र में विषय लिखना होता है और अनौपचारिक में विषय नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो जो हमने विषय लिखा है, क्या हमने उसको उस विषय वस्तु में शामिल किया है? हम अपने विषय को या अपने पत्र को इतनी अच्छी भाषा में लिखेंगे कि जो पत्र हम जिसके लिए लिख रहे हैं वो पत्र पढ़कर उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारी अनुपस्थिति में पत्र ही हमारी तरफ से जाए और वो हमारी बात को क्लियर कर दे। ये पत्र की क्वालिटी होती है, ठीक है? आइए देखते हैं। प्रधानाचार्य महोदय, क विद्यालय, नई दिल्ली, विषय आर्थिक सहायता हेतु प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदया, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्र हूं। नर्सरी कक्षा से नियमित रूप से इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं एवं प्रतिवर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता हूं। समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मैंने विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। महोदया, गत वर्ष से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। पिताजी मेरी पढ़ाई का व विद्यालय के अन्य शुल्क चुकाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस वर्ष मेरा शुल्क माफ कर दीजिए ताकि मैं आपके ही विद्यालय में शिक्षा जारी रख सकूं। मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर विचार करेंगी व मुझे इस रूप में आर्थिक सहायता देकर अनुग्रहित करेंगी। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, आभासा दिनांक। यदि आप दिनांक में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां लिखना है, या तो आप स्टार्टिंग का जो स्कूल का एड्रेस है यहां पर भी दिनांक लिख सकते हैं विषय से पहले, या फिर बाद में भी लिख सकते हैं, आपके अंक नहीं कटेंगे, डोंट वरी। ये हो गया हमारा विद्यालय के लिए। अब एक और प्रार्थना पत्र है हमारा। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक थानाध्यक्ष महोदय, विकासपुरी थाना, नई दिल्ली, विषय संगीन अपराध की सूचना। थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विकासपुरी क्षेत्र का एक जिम्मेदार नागरिक हूं व अपने क्षेत्र में गत सप्ताह कुछ हुए एक संगीन अपराध की सूचना आपको देना चाहता हूं। दिनांक 30 मार्च को 7:30 बजे के आसपास मैं बाजार से आ रहा था। अचानक देखा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने मेरे कुछ आगे चल रही 2 महिलाओं से पहले तो छेड़छाड़ की। जब वे घबरा गईं तो उनका पर्स एवं गहने लेकर फरार हो गए। वे दोनों महिलाएं इतना घबरा गईं और लज्जित महसूस करने लगीं कि उन्होंने शायद पुलिस को सूचना भी नहीं दी। किंतु मुझे लगता है कि इस तरह वो अपराधियों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। इस तरह तो अपराधियों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। अतः आपको जल्दी ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। यदि जनता सुरक्षित ही ना हो तो नियम कानूनों का क्या लाभ। आशा है आप जल्द ही उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद, भवदीय काखागा। इस तरह से ये पत्र हो जाएगा। क्लियर हुआ? और आपको अवश्य 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। बस भाषा का ध्यान रखना है। विषय वस्तु जो बॉडी है वो किस तरह की होना चाहिए कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं आपकी अनुपस्थिति में, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं वो पत्र पढ़कर पूर्ण रूप से समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं और क्या डिमांड है या फिर क्या आपकी प्रार्थना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 6वें की तरफ। प्रश्न 6वां है, संजीवनी सोसाइटी के सचिव होने के नाते सभी सदस्यों से सफाई बनाए रखने की अपील करते हुए 50 शब्दों में सूचना तैयार करना है। सूचना मतलब नोटिस अंग्रेजी में लिखते हैं ना, वैसे हिंदी में सूचना लिखते हैं। अथवा का मतलब क्या होता है, या तो आपको ये करना है या तो ये करना है। अंग्रेजी में और लिखा होता है।
दूसरा है रामकृष्ण विद्यालय की प्रधानाचार्य की ओर से छात्रों को अनुशासन बनाए रखने की सख्त हिदायत देते हुए 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। अब ये कितने नंबर का है? 2.5। छठवें का का है तो छठवें का खा भी होगा, क्योंकि का और खा मिलकर 5 अंक होंगे। का में भी 2 दिए हैं तो 1 करेंगे तो 2.5 नंबर, फिर खा में भी 2 दिए हैं उनमें से 1 करेंगे तब 2.5 नंबर मिलेंगे, तब जाकर कहीं छठवें प्रश्न में आपको 5 नंबर मिलेंगे। ओके, क्या है? आप अपने विद्यालय के एनसीसी कैंप के नेता हैं। विद्यालय में लगाए जाने वाले कैंप के लिए सहयोगियों को आमंत्रित करने हेतु लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। अथवा या तो ये करना है अथवा ये करना है। सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान में भाग लेने हेतु नागरिकों को प्रेरित करने के लिए लगभग 50 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। अब हम देखते हैं का किस तरह से अंक विभाजन है, कहां हमें अंक मिलेंगे, तो उन बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान देना है। का और खा प्रश्नों में से दिए गए 2 विषयों में से एक संदेश अर्थात सूचना आपको लिखनी है। सूचना लेखन की बात यहां पर हो रही है, ठीक है बेटा। सूचना लेखन मतलब नोटिस राइटिंग। ओके, विषय वस्तु हाफ, 1.5 मीन्स आधा नंबर, प्रस्तुति 1.5 मतलब 1.5 नंबर, और भाषा आधा नंबर, टोटल हो गए 2.5 नंबर। संजीवनी सोसाइटी सूचना, दिनांक यहां लिख दिया, और जो सूचना रहेगी वो बॉक्स के अंदर होगी। आप अपनी कॉपी में ही एक बॉक्स बनाएंगे। मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, अभी यहां मान लीजिए कि ये आपकी आंसर शीट है, तो इतना सा बॉक्स मत बना देना और इसमें लिखते जा रहे हैं। अच्छे से पेज को कवर करते हुए आपको बॉक्स बनाना है और उसके अंदर सूचना लिखना है। समझिएगा मेरी बात को, कि मैंने देखा है जैसे बच्चे प्री बोर्ड्स के टाइम क्या करते हैं, या क्या किया है, बड़ी सी जो शीट है हमारी, पेज इतना बड़ा है लेकिन हम इतना सा बॉक्स बना के सोचेंगे हमें कम लिखना पड़े। यदि ये विचार है तो आपको 2.5 नंबर नहीं, आधा नंबर मिलेगा। डरना नहीं है। करना क्या है, ध्यान से वीडियो को सुनिए, मेरी बात को समझिए और परीक्षा में वैसा ही करके आइए, बिल्कुल अवश्य आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा। अब जो कॉपी है, इतनी बड़ी कॉपी है तो कम से कम इतना अच्छे से बॉक्स बनाइए ना, ताकि आप अच्छे से उस सूचना को लिख सकें। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से सूचना है, तब कहीं जाकर हमें 2.5 अंक मिलेंगे। संजीवनी सोसाइटी सूचना, दिनांक लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। सोसाइटी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें। वातावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि सोसाइटी में कोई सदस्य गंदगी फैलाता हुआ नजर आया तो भारी जुर्माने के रूप में दंड भुगतान करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद, नवीन शर्मा, सचिव। ठीक है। रामकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूचना, अनुशासन की अपील, दिनांक लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगी और बॉक्स से अंतर्गत ही रहेगी, और जो भी विषय दिया है उसको ऊपर लिखिएगा। ठीक है। विद्यालय में अनुशासन सर्वोपरि है। सभी अध्यापकों व छात्रों की जिम्मेदारी व कर्तव्य है कि विद्यालय में अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें। अनुशासन भंग करते हुए पाए गए छात्रों को सख्त सजा दी जाएगी व विद्यालय से निलंबित किया जा सकता है। सभी नियमों को कृपया अपनी डायरी में पढ़ें। धन्यवाद, प्रधानाचार्य। सख्त कार्यवाही की गई है। ठीक है। अब चलते हैं हम ख पर। क ख ग विद्यालय सूचना, दिनांक लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज। एनसीसी कैंप का आयोजन हमारे विद्यालय के लिए हर्ष की विषय है। एक बार फिर विद्यालय में एनसीसी कैंप का आयोजन होने जा रहा है। इसका सफल आयोजन सभी की सहायता से होगा। सहयोगियों को सुझावों सहित सभा के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभा का समय प्रातः 10 बजे, दिनांक 10 फरवरी, स्थान विद्यालय का सभागार, असेंबली हॉल। सभी सहभागियों से अपेक्षा की जाती है कि समय का तथा कोविड-19 के नियमों का पालन करें। धन्यवाद, एनसीसी नेता काखागा। ये हो गया आपका, समझ आया। अथवा, खा का अथवा। स्वच्छता अभियान सूचना, स्वच्छता ही स्वास्थ्य की जननी है। स्वच्छ समाज, स्वच्छ देश, पर्यावरण स्वस्थ, हम स्वस्थ। ठीक है।
अब यहाँ मैं जैसा कि आपको बार बार कह रही हूं, जो सूचना होगी वो आप अपनी आंसर शीट जो आपको मिलेगी परीक्षा में उसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, और उसके अंदर आपको लिखना है। विज्ञापन भी इसी तरह से लिखेंगे, संदेश भी बॉक्स बनाकर ही लिखेंगे और सूचना भी बॉक्स बनाकर ही लिखेंगे। भूलना नहीं है कि बस पेज में लिखे जा रहे हैं। एक अच्छे से बिल्कुल ऐसे बनाइए कि वो अलग से दिखे। ये कॉपी है तो कॉपी के अंदर बनाइए, फिर उसमें लिखिए सूचना, है ना, और फिर उसका विषय आप तो अच्छे से लिख दीजिएगा। और इस तरह से आपको करना है। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का कार्य किसी एक का नहीं है, हम सब के लिए और हम सब के प्रयास से संभव हो सकता है। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आएं, बीमारियों से मुक्ति पाएं। बस हो गया। चलते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर, जिसमें हमें करना है विज्ञापन लेखन। और विज्ञापन लेखन कैसे होना चाहिए? आकर्षक, अट्रैक्टिव, जो देखते ही ऑडियंस या पब्लिक उसकी तरफ खिंची चली जाए। अर्थात आपका विज्ञापन इतना आकर्षक होना चाहिए कि चेकर जो चेक करेंगे वो 2.5 नंबर देने से खुद को रोक ना पाए, कहे वाओ इसको तो ऐसा लग रहा है 2.5 में से 5 नंबर दे दो। तो ये आपकी कला है, ये आपका रचनात्मक लेखन है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आपकी जो आंसर शीट होगी वो आपकी जगह आपका प्रतिनिधित्व करने वाली है कि किस तरह का विद्यार्थी है, कितनी मेहनत की है, कितने अच्छे से इसने उत्तर लिखे हैं। पहला है मतलब 7वें का का, इन दोनों में से एक, फिर होगा 7वें का खा, उन दोनों में से एक, 2.5 प्लस 5, ठीक है। 7वां प्रश्न भी 5 अंक का। एक आध्यात्मिक संस्था ध्यान केंद्र के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, अथवा होली के प्राकृतिक रंगों के लिए 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आकर्षक लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपको बनाना तो आकर्षक ही है, क्योंकि विज्ञापन अट्रैक्टिव होना ही चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, जो भी आपको विषय दिया जाएगा उससे संबंधित चित्र बनाइएगा, जैसा भी बने कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसलिए हम आपसे कहते हैं और निर्देशों में भी लिखा है कि क्रम अनुसार ही पेपर सॉल्व कीजिए। विज्ञापन लेखन हुआ, इनमें समय लगता है और हम अपनी रचनात्मकता अर्थात हमने अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाने लगते हैं। तो जब हम अपना सारा पेपर कर चुके होंगे तब हम आराम से ये काम कर सकते हैं, समय सीमा का ध्यान रखते हुए। तो चित्र भी बनाइए आप। चित्र हमें मतलब 50% मार्क्स दे देंगे। आइए देखते हैं कि खा कौन सा प्रश्न है। विश्व पुस्तक मेला आयोजित होने जा रहा है, उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार कीजिए, अथवा खेल प्रशिक्षण संस्थान की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु उसकी विशेषताएं बताते हुए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं, पहले देखें हम कि विज्ञापन में अंक कैसे प्राप्त करेंगे। रचनात्मक प्रस्तुति 1 अंक, 2.5 में से 1 नंबर तो आपकी क्रिएटिविटी का है। विज्ञापन कैसे बनाएंगे, क्या होगा, चित्रात्मक तरीके से, आकर्षक तरीके से, किस तरह से आप कोटेशंस या कुछ जो कहावतें होती हैं ना, नारे टाइप, वो कैसे लिखेंगे, विज्ञापन की यही विशेषता है। विषय वस्तु 1 अंक, जो विषय आपको दिया है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। भाषा आधा अंक, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो सब है यहाँ पर। पहला आया आध्यात्मिक चर्चा, ओम ध्यान केंद्रण, ठीक है। यदि आप आध्यात्म में रुचि रखते हैं, यदि आप जीवन जगत की सच्चाई को जानना चाहते हैं, यदि आप हमेशा खुश रहना व खुशियां बांटना चाहते हैं, तो आइए 26 मई प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक होने वाली इस आध्यात्मिक कार्यशाला में भाग लीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8269357773, कुछ भी लिखा हो, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। तो अब आप सोचेंगे मैडम आप हमें कलरफुल पूरा पेज कैसे करेंगे। आप चाहें तो पेंसिल से शेड कर सकते हैं, इस तरह से शेड आराम से, ऐसा नहीं कि इसी पर कर दिया। हाँ, अच्छा याद आया कि बच्चे, मैं जब कॉपी भी चेक करती हूँ तो कभी कभी बच्चे कलर पेन से ऐसे ऐसे भी कर देते हैं इसके ऊपर। दिस इज द रॉन्ग वे। भले ही वो दिख रहा है लेकिन नो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको यदि अपने कलर्स का यूज करना ही है तो आप जैसे ये देखिए, यहाँ दूसरे कलर पेन से लिखा है, यहाँ दूसरे से लिख दिया, मतलब ब्लैक और ब्लू आपके जो पेन रहेंगे उनका उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं।
तो आप विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, होली आई चारों तरफ है खुशियां लाई, मिलजुल कर हम झूमेंगे, नाचेंगे और गाएंगे, गुजिया पूरी खाएंगे। होली के प्राकृतिक रंग, पूर्ण प्राकृतिक, विभिन्न रंगों में उपलब्ध। क्या है? होली के रंग जीवन में भरे उमंग, खेलें सब मिलकर संग, इनकी खुशबू कर देगी दंग। आइए आजमाइए ले जाइए, 4 रंगों के साथ एक पिचकारी मुफ्त। अब जब पिचकारी लिखी ही है तो पिचकारी बना भी देते हैं, कोशिश तो करते हैं हम पिचकारी बनाने की। इस तरह से हमने पिचकारी बना दी, ये आ गए रंग, तो ये पिचकारी लगने लगी। दोनों तरफ एक एक पिचकारी बना दीजिए, क्योंकि पिचकारी की बात आई है। और यदि नहीं भी आई है तब भी होली है तो पिचकारी है, होली है तो रंग है, और रंग है तो बहार है। ठीक है। होली का जो त्योहार है उसको आप बहुत अच्छे तरह से उसका विज्ञापन बना सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? विश्व पुस्तक मेला आपके क्षेत्र में फिर एक बार। विश्व पुस्तक मेला लाखों पुस्तकों का भंडार है। लाखों पुस्तक प्रेमी यहां आने को बेकरार हैं। पुस्तक प्रेमियों के लिए खुशखबरी, विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विषयों की अनगिनत पुस्तकें एक ही छत के नीचे। आए पढ़ें और पढ़ाएं, अपना और सबका ज्ञान बढ़ाएं। आप चाहें तो यहाँ पुस्तकों की शेल्फ बना सकते हैं और अच्छे तरीके से, जैसे ऐसी पुस्तकें रख दी ना, पुस्तकें रखी नहीं दिखती हैं आपको, जैसे लाइब्रेरी में लिख दीजिए जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, तो चित्र बना सकते हैं। चित्र बनाने को मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि चित्र बेटा सब कुछ बोल देते हैं, बिना कहे, बिना शब्दों से चित्र बयां कर देते हैं कि क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। युवा खेल प्रशिक्षण संस्थान खुल गया है आपके क्षेत्र में। युवा खिलाड़ियों को देने के लिए सुनहरा अवसर। युवा खेल प्रशिक्षण संस्थान, अनुभवी प्रशिक्षित कोच, शुल्क अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के मुकाबले बहुत ही कम। 10 फरवरी से पहले पंजीकरण कराने पर, पंजीकरण मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन कराने पर 30% की छूट। क्रिकेट, बैडमिंटन व बास्केटबॉल हमारे प्रशिक्षण संस्थान के विशेष आकर्षण। 2 दिन का परीक्षण प्रशिक्षण निशुल्क। आएं और अवसर का लाभ उठाएं। शीघ्रता कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। तो इस तरह से जैसे ऐसे ऐसे बनाकर उसमें लिख सकते हैं, जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए, तो और भी आकर्षक लगने लगेगा। प्रश्न 8 पर हम पहुंच गए हैं, जो कि लघु कथा है। ये भी देखिए, यहां पर कितने नंबर की है आपकी? 5 नंबर की। तो यहां पर 5 नंबर की लघु कथा समझते हैं, शॉर्ट स्टोरी। यहां पर आपको दिए जाएंगे अथवा 2 दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करना है और इसी तरह से हम देखेंगे। अब आइए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा का निर्माण कीजिए। 1 से 1.5 पेज के अंतर्गत आपको लघु कथा लिखनी है। केशव को नए पेन खरीदने का शौक था। जब भी किसी के पास नया पेन देखता तो, अब आपको इस स्टोरी को पूरा करना है कि तो क्या। आजादी शीर्षक पर लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा का निर्माण कीजिए। लघु कथा की शब्द सीमा लगभग 120 शब्दों में रहेगी। कैसे अंक विभाजन होगा, कैसे आप 5 अंक प्राप्त करेंगे, वो देख लेते हैं। विषय वस्तु 2 अंक, प्रस्तुति 2 अंक, भाषा 1 अंक। विषय वस्तु मतलब समझ रहे हैं, जो भी आपको टॉपिक दिया है उसको आप कितनी ईमानदारी से निभाते हैं, 2 अंक। प्रस्तुति 2 अंक, किस तरह से आप अपने आप के भावों को, विचारों को जोड़ते हैं, उसमें लाते हैं, ताकि जो पाठक मीन्स पढ़ने वाला, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व होता हुआ देखे। जब हम अपने आप को कोरिलेट कर देते हैं किसी भी कहानी से या किसी भी दृश्य से, तब हमारा इंटरेस्ट ज्यादा आता है। तो जो पाठक रहेगा, जो रीडर है, वो किस तरह से अपने आप को कोरिलेट करेगा, वो है प्रस्तुति की आप कितने अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। 1 नंबर की है भाषा, कि किस तरह के शब्दों का, किस तरह के वाक्यों का और किस तरह से वाक्य निर्माण करके उस लघु कथा को और भी अधिक रोचक, आकर्षक बना सकते हैं आप, और पाठक को समझने योग्य भी बना सकते हैं। लालच बुरी बला है। केशव को नए नए महंगे पेन खरीदने का बहुत शौक था। जब भी किसी और बच्चे के पास नया महंगा पेन देखता तो उसका जी ललचा जाता था।
उसने कई बार मम्मी से महंगा पेन लेने की जिद की और मम्मी ने उसे समझाया कि पेन लिखने का ही तो काम करता है, उसके लिए उतने ही पैसे खर्च करो जितने की ठीक तरह से लिख पाओ, उसके लिए उतने ही, हाँ बिल्कुल ठीक तरह से लिख पाओ, बहुत महंगा पेन खरीदने का कोई लाभ नहीं है। समझाया माँ ने। वह पेन खरीद तो नहीं पाया पर उसके मन में पेन पाने की लालसा बनी रही। अब ये क्या है, ये होता है, इसलिए यहां पर ये कहानी दी गई है। एक दिन उसका सहपाठी प्रकाश अपना महंगा पेन बेंच पर ही छोड़कर पानी पीने चला गया। केशव की नजर कई दिनों से उस पेन पर थी। उसने इधर उधर नजर घुमाई और चुपचाप उठाकर अपने बैग में रख लिया। जब प्रखर लौटकर आया तो काम करने के लिए वह अपना पेन ढूंढने लगा। बेंच के नीचे इधर उधर सब जगह देखा। फिर उसने केशव से पूछा, क्या उसका पेन देखा है? केशव ने साफ इनकार कर दिया। क्योंकि वह पेन बहुत महंगा था तो प्रखर ने अध्यापिका को जाकर बोल दिया। अब केशव घबरा गया। अब केशव डर गया कि ऐसा ना हो कि कहीं शिक्षिका को पता चल जाए और मुझे डांट पड़े। फिर क्या हुआ? अध्यापिका ने सभी बच्चों को कहा कि अगर गलती से भी किसी के पास वह आ गया है तो उसे वापस करो। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने भूल से, गलती से ये पेन ले लिया हो तो अपने आप वापस कर दो। सब अपने आसपास देखने लगे। एक बार तो केशव के मन में आया कि वह प्रखर को दे दे, पर उसके लालच ने उसे फिर रोक लिया। प्रखर ने केशव की ओर देखा, अध्यापिका को कह दिया कि कोई बात नहीं, पेन मिल जाएगा। अब क्या हुआ? क्या हुआ देखते हैं। केशव मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। क्यों कोसने लगा? कि उसने ऐसा क्यों किया। घर जाकर भी वह उदास रहा। अगले दिन जाते ही प्रखर से अकेले में माफी मांगी और उसका पेन उसे लौटा दिया। प्रखर बोला, मैं जानता था कि तुम मेरा पेन जरूर लौटा दोगे और देखो मैंने तुम्हारे लिए वैसा ही पेन लेकर आया हूं। देखिए उस दोस्ती को कि अब वो समझ गया कि उसको पेन की लालसा थी। केशव ने धन्यवाद कहा किंतु पेन लेने से इनकार कर दिया। अब वह समझ गया था कि माँ ठीक ही कहती थी, महंगा पेन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस घटना से उसने सबक ले लिया कि लालच बुरी बला है। किसी भी कार्य में या किसी भी वस्तु में या कोई धन संपत्ति, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु या बड़े सुई से लेकर हवाई जहाज की बात करें हम, कि लालच जहां आया वहां हमारा ईमान डवाडोल हो जाता है और हमारी मानवता और इंसानियत की भावना नीचे गिर जाती है। तो लालच जैसी भावना को अपने मन में कभी भी नहीं पनपने देना है। चलते हैं अगली लघु कथा की ओर। आजादी। बताइए आप, क्या है आजादी? आप आजादी शब्द सुनते ही क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं? यस, क्या 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ? बिल्कुल सही। आजादी सुनते ही सबसे पहले हमें आ जाती है हमारी मातृभूमि और स्वतंत्रता की याद, जो लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम थी। ठीक है। दूसरा, विचारों की आजादी, रहन सहन की आजादी, अपने अपने विचार व्यक्त करने की आजादी, स्वतंत्रता, क्या ये सब आजादी के अंतर्गत आते हैं। अब आजादी का हम फायदा या आजादी के पूर्ण रूप से हम बिल्कुल वो हो जाते हैं कि हाँ हमें आजादी चाहिए, हम गुलामी की जंजीरों में नहीं रह सकते, लेकिन हमें आजादी के साथ साथ या स्वतंत्रता के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता या आजादी में इतने लिप्त ना हो जाएं कि भूल ही जाएं कि हमारे कार्य से किसी का भला है या बुरा हो रहा है, कोई हमारे विचारों से आहत तो नहीं हो रहा है। ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। अब देखते हैं कि क्या है इस आजादी में। लघु कथा किस तरह से हम कल्पनात्मक तरीके से लिख सकते हैं। जब उसकी आंख खुली तो सूरज ऊपर चढ़ाया था। वह घबरा गया। आज उसकी परीक्षा थी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है? अधिक रात में जाग कर पढ़ाई मत कीजिएगा, नहीं तो सुबह फिर नींद आएगी। गर्मियों का मौसम वैसे भी है, अच्छे से अपना नींद भी पूरी करना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पानी मानी जो पदार्थ है वो अधिक पीना है ताकि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और परीक्षा अच्छे से देकर आए। अब देखिए, जब उसकी आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ाया था। वह घबरा गया, आज उसकी परीक्षा थी।
कॉलेज पहुंचने में देर ना हो जाए, नहाने का समय नहीं था, यहां तक कि नाश्ता करने का भी समय नहीं बचा। कैंटीन वाले भैया ने आवाज दी, भैया दूध तो पीते जाओ, पर उसके पास समय कहां था। किसी तरह पेपर देने बैठा। भूख प्यास सता रही थी। पेपर के बीच में ही कुछ चक्कर से भी आने लगे, पर पीने के लिए पानी तक नहीं था। पेपर अच्छा नहीं हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब से वह पीजी में रहने आया था, यह चौथी बार यही परिस्थिति उसके सामने आई थी। पीजी समझते ना, पेइंग गेस्ट। तो अब क्यों ये होता है, कैसी आज़ादी, क्यों इसका आज़ादी टॉपिक है। और देखिए, जब वह घर पर था, माँ उसे उठाने के लिए आवाज लगाती थी या नाश्ता करने पर जोर देती थी, तो वो झुंझला जाता था कि मम्मी कितनी बार कहोगी, मुझे सोने दो ना, नहीं खाना मुझे। इस तरह से हम माँ से रवैया अपनाते हैं। जब अब उसको ये याद आ रही हैं बातें, अपनी माँ का दुलार, अपनी माँ का स्नेह, सब कुछ याद आ रहा है उसे। पीजी में रहने की जिद करता था कि मुझे पीजी में रहना है, मुझे आपकी मतलब बातें ना सोने देती हैं, ना ढंग से खाने देती हैं, मैं अपना काम भी सही नहीं करता, आप बहुत बोलती रहती हो, मुझे अकेले रहना है, मुझे आज़ादी चाहिए, पेइंग गेस्ट बनकर रहूंगा। ये हुआ। घर पर रहती उसका स्वभाव दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। ये सारी बातें वो अपनी माँ से कहता था। आखिर उसकी जिद के आगे सबने हार मान ली और शायद यह भी सोचा कि कुछ दिन पीजी में रहकर देख लेगा तो फर्क अपने आप समझ में आ जाएगा। कभी कभी अपने बच्चों को नसीहत देने के लिए माता पिता भी उसकी जिद को मान लेते हैं कि देखते हैं, जब कहते हैं ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने उसको कह दिया, तो फर्क अपने आप समझ में। अब वही हो रहा था, ना वहां अच्छा खाने को मिलता था, ना ही खाने के लिए समय मिलता था। बेसमय सोना, टाइम पर ना उठ पाना, इस सब का असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। ना सोने का टाइम, ना उठने का समय, ना खाने का, ना पीने का, ना अपने आप का ख्याल रखने का, क्योंकि वहां तो माँ थी और जहां माँ होती है वहां हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। माँ है ना, सब कर देती है। जिस आजादी की चाह में घर से निकला था, वही आजादी अब उसे बुरी लगने लगी थी। बहुत और भी अधिक दुख हो रहा था उसे, अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था उसे। वह समझ गया था कि अपनों की पाबंदियां हमारे लिए बंधन नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने के लिए सहारा होती हैं। जो अपनों की डांट फटकार, पाबंदियां, जिसे हम समझते हैं ना कि क्या है, हमें घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, क्या है, हम हॉस्टल में रहेंगे, हम पीजी में रहेंगे। तो ये सारी बातें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक हमें लगता है ना कि कोई हमारी केयर कर रहा है। तो उस केयर को, उस परवाह को हमें बहुत अच्छे से मूल्य देना है, उसकी वैल्यू समझना है, क्योंकि जो हमारे पास होता है यदि हम उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। और अक्सर दूर चले जाने पर हमें वो अच्छी लगने लगती है। तो स्मरण रहे कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, उसका मान करें, उसका सम्मान करें, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उनका कुछ कहना टोकना नहीं होता, बल्कि समझाना होता है, जो हमारे चरित्र निर्माण और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। परीक्षाएं खत्म होते ही उसने तुरंत पीजी छोड़कर घर लौटने का फैसला मां को सुना दिया। समझाए कि किस तरह से जो बच्चा हमेशा कह रहा था कि माँ आपके कारण मुझे ना सही से सो पाता हूँ, ना मैं अपना काम कर पाता हूँ, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले जाना है, मुझे जाने दीजिए, ये जो सारी बातें हो रही थी, जब उसने देखा कि पीजी में रहकर तो इससे और मेरा स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं, ना खाने पर नहीं तो स्वास्थ्य पर नहीं, परीक्षा पर भी समय पर नहीं पहुंचा और खाना पीना ना खाने के कारण चक्कर आने लगे। तो आपके माता पिता जब आपको डांट फटकार लगाएं तो उनको बुरा नहीं मानना है बेटा। आपके टीचर्स भी यदि आपको कभी डांट दें तो उस बात का भी बुरा नहीं मानना है। आपके भले के लिए कहते हैं हम, चाहे हम टीचर्स हों या आपके पेरेंट्स हों, सबको आपकी चिंता है, सबको आपकी परवाह है, इसीलिए हम बात बात पर आपको कहते हैं। वो जो कहना है आपको टोकना लगता है तो वो टोकना ना लगे, उसको अच्छे से बुद्धिमता से सोचिएगा कि हाँ ठीक है, कर लेंगे। ओके, आशा करती हूं आपने इस पेपर को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा है, सुना है और समझा है। परीक्षा में आप किसी तरह से घबराएंगे नहीं,
किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है, बस अपने कर्म को कीजिएगा। समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, खाना पीना, गर्मी है ना बहुत, ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अधिक से अधिक लिक्विड जो पेय पदार्थ रहते हैं, पानी और जो भी, उनको लीजिएगा, ताकि परीक्षा हॉल में जब आप आए तो पूरी एनर्जी के साथ और अपने अच्छे से मस्तिष्क को खुला रखकर अपने दिए गए जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिएगा। हमारी मींस मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं और एक बात बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप सभी के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। हाँ बेटा, 100% मुफ्त वीडियोस आपके लिए हमेशा प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें मैं ये नहीं कि आज डल रहे हैं और कुछ दिन या महीने बाद हम कहने लगेंगे बस 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 अब तो कुछ तो पे करना पड़ेगा। नो, नेवर, ठीक है। जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, जैसी कथनी है वही हमारी करनी है। तो हम और आपका जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो हमेशा बना रहेगा। इसलिए जो वीडियोस आप देखते हैं पसंद आते ही होंगे। पसंद आना मीन्स लाइक आना, तो जस्ट लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे पता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, सभी में शेयर कर दीजिए ताकि हमारा बंधन और भी मजबूत होता रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।